हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्लास 10th का। तो हम इसमें क्या देखेंगे कि आपके सिलेबस में क्या है। सबसे पहले कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एनिमल्स और प्लांट्स के अंदर है, जिसमें प्लांट्स के बारे में बात करेंगे। ऑब्वियसली उसमें नर्वस सिस्टम नहीं होती, तो नर्वस सिस्टम की जगह हम उसमें ट्रॉपिक मूवमेंट्स की बात करेंगे और प्लांट हार्मोन्स की बात करेंगे। और जबकि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एनिमल्स की बात करेंगे तो नर्वस सिस्टम के बारे में बात करेंगे, जिसमें वॉलंटरी इनवॉलंटरी एक्शंस और रिफ्लेक्स एक्शन आते हैं। और केमिकल कोऑर्डिनेशन में एनिमल हार्मोन्स आते हैं। एनिमल हार्मोन्स का मतलब एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन क्या है। इंट्रोडक्शन में क्या है, कंट्रोल क्या होता है। कंट्रोल क्या होता है कि किसी भी चीज़ को स्टार्ट करना, स्लो डाउन करना या स्टॉप कर देना। ठीक है, ये हमारे खुद पे कंट्रोल होना चाहिए। ये इज़ द पावर, ठीक है, रेगुलेट करने की इन चीज़ों को। तो क्या कह देते हैं, उसे कंट्रोल कह देते हैं। कोऑर्डिनेशन का मतलब सपोज ए स्टिमुलाई कम, ठीक है, वो स्टिमुलाई क्या करेगा, या फिर उसे स्टिमुलस भी बोलते हैं। स्टिमुलाई क्या करेगा, उस स्टिमुलाई क्या करेगा कि उसके बिहाफ पे जो रिस्पॉन्स जाना है, उस स्टिमुलस के बिहाफ पे जो हमारी बॉडी का रिस्पॉन्स होगा, ठीक है, वो किस वजह से होगा, वो सिस्टमेटिक मैनर में अपनी बॉडी ऑर्गन्स का काम करने की वजह से होगा। तो इसको क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन। मतलब कि एक सिस्टमेटिक मैनर में हमारे वेरियस ऑर्गन जैसे कि हार्ट, लंग्स, लीवर, ये सब एक साथ काम करे। इसको क्या बोलते हैं, ओबियसली लीवर मतलब अलग अलग स्टिमुलस के लिए अलग अलग ऑर्गन्स एक साथ मिलके काम करेंगे, तो इसको क्या कह देते हैं, स्टिमुलस कह देते हैं। अब स्टिमुलस क्या होता है कि कोई भी एजेंट हो सकता है, सडन चेंज हो सकता है एक्सटर्नल या इंटरनल एनवायरनमेंट में, जिसकी वजह से हमारी बॉडी क्या करेगी, चेंज करेगी। रिस्पॉन्स क्या होगा, उस स्टिमुलस की वजह से जो रिस्पॉन्स हो रहा है, मतलब बॉडी में चेंज आना या फिर जो भी, उसे रिस्पॉन्स बोल दिया। अब ये रिसेप्टर्स क्या होते हैं, रिसेप्टर्स क्या हो गए, कुछ नर्व सेल्स होगी जो कि क्या होगी, उस स्टिमुलस को एक्सेप्ट करेगी या रिसीव करेगी। ठीक है, उसे क्या बोल देते हैं, रिसेप्टर बोल देता है। और ये रिसेप्टर्स क्या करेगी, वेव्स लेके जाएगी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक वो मैसेज कन्वे करेगी, उसे रिसेप्टर बोल देते हैं। इफेक्टर्स क्या होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या करेगा, मैसेज कन्वे करेगा, किसको भेजेगा, इफेक्टर्स को भेजेगा। इफेक्टर्स क्या है, ये मसल्स या ग्लैंड्स हो सकती है। सपोज करो हमने किसी गर्म चीज़ को छुआ है, तो इफेक्टर्स वहाँ काम करते हैं कि जो हम एकदम से हाथ पीछे कर रहे हैं तो वो इफ़ेक्ट होने की वजह से कर रहे हैं। ऑब्वियसली इफ़ेक्ट मतलब किसी रिस्पॉन्स, किसी चीज़ को रिस्पॉन्स जो दे रहे हैं वो किसकी वजह से दे रहे हैं, इफ़ेक्टर्स की वजह से दे रहे हैं। तो ये क्या होते हैं, मसल्स हो गए या फिर ग्लैंड्स हो गए, ये क्या हो गए, इफ़ेक्टर्स हो गए। उसके बाद क्या है कि जो प्लांट्स होते हैं और एनिमल्स होते हैं उसके अंदर जो स्टिमुलाई होता है सेम हो जाए, बट जो स्टिमुलाई पे रिएक्ट करने का जो वे होता है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। जैसे कि अगर प्लांट्स की बात करें तो वो लाइट की तरफ बैंड कर जाता है, जबकि एनिमल्स नहीं करते होते हैं। ठीक है, अमोएबा की बात करें तो अमोएबा क्या करता है, मूव करता है फूड की साइड, फूड पार्टिकल्स की साइड, जबकि शायद कोई और नहीं करता हो। ठीक है, मतलब जो प्रोटोजोआ की बात कर रहे हैं हम, प्रोटोजोआ करता है। वर्टिब्रेट्स को देखा कभी फूड की साइड जाते हुए कि हम उसी साइड मूव करेंगे जहाँ फूड है, नहीं ना। तो ये डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट वे में स्टिमुलाई की उसमें रिएक्ट करते हैं। अब अमोइबा जो होता है वो एग्रीगेट करता है, वो मॉडरेट वाटर जब होता है, मतलब कि जिस स्टिमुलस को हम हीट बोलते हैं, मतलब कि गर्म होने की वजह से वो क्या करते हैं, एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं सारे। कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। अब वर्टिब्रेट्स की बात करें इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, तो क्या होता है, हमारे हमारे पास दो वे होते हैं कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन शो करने के। एक होता है नर्वस सिस्टम, एक होता है हार्मोनल सिस्टम, जिसे एंडोक्राइन सिस्टम बोल देते हैं। हार्मोनल सिस्टम को क्या बोल दिया, एंडोक्राइन सिस्टम। अब हम एंडोक्राइन सिस्टम ही बोलेंगे। आगे क्या है, रिसेप्टर इज अ सेल। रिसेप्टर क्या है, सेल है इन अ सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन के अंदर जैसे कि टच, स्किन के अंदर सेंस ऑर्गन है, ठीक है, टच का। नाक के अंदर है स्मेल का, ठीक है, टंग के पास है टेस्ट का। ठीक है, ये अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट है। और ज़रूरी नहीं है कि एक सेंस ऑर्गन, जैसे कि अगर प्रेशर की बात करें तो हमारी बॉडी को प्रेशर फील हुआ हो सकता है, तो वो कि स्टिमुलस जो है वो बॉडी पार्ट में अलग अलग जगह पाया जाता है। ठीक है, तो रिसेप्टर जो होता है, ऑल द रिसेप्टर इन द सेंस ऑर्गन रिसीव स्टिमुलस। ठीक है, वो सराउंडिंग एनवायरनमेंट से क्या है, स्टिमुलस लेते हैं। और जब स्टिमुलस आता है तो वो रिसेप्टर जो हो गए, जो नर्व सेल्स हो गए, हम नर्व सेल्स ही तो बोल रहे हैं या ग्रुप सेल्स बोल दिया, ग्रुप ऑफ सेल्स बोल दिया, जो कि नर्व सेल्स ही होगी मेनली।
तो वो क्या करेगी, मैसेज कन्वर्ट करेगी ब्रेन तक या स्पाइनल कोड तक, जिसे हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोल देते हैं। ठीक है, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या करेगी, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स देगी सेंसिटिव नर्व्स को। सॉरी, मतलब कि ये है कि एक स्टिमुलस आया, स्टिमुलस आने के बाद क्या होगा, रिसेप्टर के पास वो गया, रिसेप्टर से सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास जाएगा। यहाँ तक कैसे होता है कि रिसेप्टर के थ्रू होता है, या फिर हम बोले सेंस ऑर्गन के पास रिसेप्टर होता है और रिसेप्टर क्या करेगा, अपना काम करेगा और सेंट्रल नर्वस सिस्टम को बताएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से दूसरी मतलब फाइबर्स आती है, मसल नर्व सेल्स आती हैं। नर्व सेल्स क्या करेगी, रिस्पॉन्स देगी मसल्स के थ्रू या फिर ग्लैंड्स के थ्रू, जो कि हमने पढ़ा कि मसल्स या फिर ग्लैंड जो होती है वो क्या होती है, रिस्पॉन्स देती है, या इफेक्टर्स जिसे बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद ह्यूमन कोऑर्डिनेशन 2 टाइप से होता है, या फिर वर्टिब्रेट्स कोऑर्डिनेशन बोल रहे, वो 2 टाइप से होता है, एक नर्वस सिस्टम के थ्रू, एक एंडोक्राइन सिस्टम के थ्रू। तो अब देखते हैं ह्यूमन नर्वस सिस्टम के बारे में। तो ह्यूमन नर्वस सिस्टम में हमने क्या बोला कि ह्यूमन नर्वस सिस्टम कैसे फंक्शंस करेगी। तो द फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम टू कोऑर्डिनेट, ठीक है, हेल्प करता है सारे सिस्टम्स को एक साथ वर्क करवाने में, ये भी देख लिया हमने। उसके बाद क्या होता है, रिसीव करता है इंफॉर्मेशन फ्रॉम सराउंडिंग और हमें बताता है उसके बारे में। तो वही बात यहाँ लिख दी कि वो क्या करता है, इन्फॉर्म करता है आउटसाइड वर्ल्ड के बारे में विद द हेल्प ऑफ सेंस ऑर्गन्स। ठीक है, कंट्रोल करेगा ऑल द वॉलंटरी एक्टिविटीज़, जैसे कि रनिंग करेंगे या फिर राइटिंग करेंगे, और याद करने में या फिर रिमेंबर रखने में या थिंक करने में वो सब हेल्प करता है नर्वस सिस्टम। और रेगुलेट करता है कुछ इनवॉलंटरी एक्टिविटीज़, जैसे कि ब्रीथिंग हो गई, हार्ट बीटिंग हो गई, या योइंग हो गई, स्नीजिंग हो गई, ये सब क्या होती है, इनवॉलंटरी एक्शंस होते हैं। इसके बारे में भी हम अभी थोड़ी देर में देखेंगे। तो सबसे पहले आता है न्यूरॉन। न्यूरॉन कैसे होता है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। हम जब सेल की बात करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो ये क्या हो गया, नर्वस सिस्टम की स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट, कि अगर ये है तो ही नर्वस सिस्टम बना हुआ है। तो ये 3 पार्ट होते हैं इसके, एक होता है डेंड्राइट्स, फर्स्ट होता है डेंड्राइट्स, सेकंड होता है सेल बॉडी, थर्ड होता है एक्सोन, और एक्सोन के लास्ट में होता है नोब। ये जो लास्ट पार्ट दिख रहा है ये बिल्कुल नोब बल्ब लाइक जो स्वॉलन पार्ट दिख रहा है उसको कहते हैं एक्सोन नोब। ठीक है, इसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे। तो ये क्या होता है, डेंड्राइट्स होते हैं वो ब्रांच्ड होती है, बहुत ज़्यादा ब्रांचेस निकली हुई है ना। ठीक है, ब्रांच साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस ऑफ द बॉडी। अच्छा, उसके बाद जो सेल बॉडी होती है जिसे साइटोन भी बोल देता है, वो क्या होती है कि उसके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है और ग्रैनुलर साइटोप्लाज्म होता है। ठीक है, और हमने इसके बारे में बता दिया, ये लॉन्ग हो गई तो इसे बोल दिया लॉन्ग प्रोसेस हो गई। ठीक है, एक्सोन जो होती है उसका लास्ट पोर्शन क्या होता है, नोब होता है, जो कि स्वोलन होता है, बल्ब लाइक होता है। ठीक है, और स्टोर करता है न्यूरोट्रांसमीटर्स। इसके बारे में भी हम अभी बताते हैं कि न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या होते हैं और कैसे वर्क करते हैं। ठीक है, और अब जैसे अब एक्सोन में ये माइलिन शीट है। ठीक है, अगर माइलिन शीट प्रेजेंट है तो ये ट्रांसमिशन जो होगा वो फास्टर हो जाएगा। उस न्यूरॉन को क्या बोल देंगे, माइलिनेटेड न्यूरॉन बोल देंगे। दिस इज, अब देखते हैं, चलो एक न्यूरॉन में क्या क्या होता है वो तो देख लिया, बट वो ट्रांसफ़र कैसे करता है मैसेज, वो इस चीज़ में है कि एक होता है साइनैप्स। साइनैप्स क्या होता है, एक पॉइंट होता है ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन टर्मिनल ब्रांचेस ऑफ एक्सोन। ठीक है, एक्सोन की लास्ट ब्रांचेस क्या हो गई, ऐसी वाली कुछ ऐसा ही होगा, क्योंकि हमने कहा नोब लाइक होती है। अब ब्रांचेस भी बहुत ज़्यादा है, ऐसी नहीं है कि 1-2 ही है। ठीक है, आगे देखा कि एक्सोन टर्मिनल ऑफ न्यूरॉन एंड द डेंड्राइट ऑफ एक्सोन ऑफ अनोदर न्यूरॉन। मतलब एक न्यूरॉन ये है, फर्स्ट न्यूरॉन ये है, और सेकंड न्यूरॉन कुछ इस टाइप का होगा। ठीक है, तो ये 2 न्यूरॉन हो गए, ये सेकंड न्यूरॉन है, पर ये एक्सोन नोब है और ये क्या है, डेंड्राइट है। ठीक है, तो इसके पास क्या होता है, डिफरेंट एक वेसिकल्स होते हैं, इसके पास वेसिकल्स होंगे ये। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, ट्रांसमीटर्स होंगे, न्यूरो ट्रांसमीटर जिसे बोल दिया। ठीक है, न्यूरो ट्रांसमीटर ये एसिटाइल कोलिन होता है मेनली। ठीक है, तो आर सेपरेटेड बाय अ फाइन गैप।
मतलब ये इसके बीच में जो गैप होता है, ठीक है, दैट इज़ अ साइनेप्टिक क्लेफ्ट, या फिर इसे साइनेप्टिक क्लेफ्ट ही बोलते हैं, ठीक है। तो ये जगह भी वैसे पॉइंट जो जंक्शन हो गया उसे साइनेप्टिक क्लेफ्ट बोला। ये डिफरेंट मेनली 0.2 mm का होता है, ऐसा शायद कहीं लिखा हुआ था, ठीक है। तो साइनेप्टिक क्लेफ्ट जो हो गया, साइनेप्टिक क्लेफ्ट जो हो गया क्या है, ये जगह है जिसको बोलते हैं कि एक न्यूरॉन और दूसरे न्यूरॉन के एक्सोन और डेंड्राइट के बीच में जो डिफरेंस है वो क्या हो गया, साइनेप्टिक क्लेफ्ट हो गया। ये जंक्शन है, उसे साइनेप्टिक क्लेफ्ट बोल देंगे, जो कि हेल्प करता है न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन को पास करने में हेल्प करता है। इसके पास डिफरेंट डिफरेंट क्या होते हैं, इसके पास जंक्शंस होते हैं और साथ में गेट्स होते हैं, कि ये गेट्स होते हैं जो कि क्या करेगा, इसको लेगा, किसको लेगा, एसिटाइल कोलिन को लेगा। ये दो टाइप से हो सकता है, केमिकल के थ्रू भी हो सकता है और इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के थ्रू भी हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है कौन सी न्यूरॉन है, तो वो केमिकल और इलेक्ट्रिकल के थ्रू ये पास करेगा अपना मैसेज। तो ये मैसेज ऐसे पास होता है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में। याद रखना, साइनेप्स होता है, साइनेप्स के पास क्या होता है, साइनेप्स नहीं, नोब के पास क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर्स के पास यहाँ पे एंजाइम्स भी होते हैं उसे तोड़ने के लिए, ठीक है। और ये मैसेज क्या होगा, यहाँ तक कन्वे पहुँचेगा। ऐसे ही जा जाके ये क्या है, कहाँ तक चला जाएगा, CNS तक चला जाएगा, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो कि क्या है, या तो स्पाइनल कॉर्ड पे जाएगा या फिर उससे भी आगे क्या है, ब्रेन तक जाएगा। दिस इज फॉर द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर क्या क्या आता है, ब्रेन आता है और स्पाइनल कॉर्ड। मतलब कि सेंटर में क्या है, सेंटर में क्या है, एक ब्रेन है, ठीक है। और हमारी रीढ़ की हड्डी के अंदर क्या होता है, रीढ़ की हड्डी किस लिए होती है, प्रोटेक्ट करने के लिए और एक टाइप से पोस्चर देने के लिए। तो प्रोटेक्ट किसको कर रही है, वो स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट कर रही है। और जो ब्रेन है वो क्या है, क्रेनियम के अंदर है ही प्रोटेक्ट, ठीक है। तो ह्यूमन ब्रेन के अंदर देखते क्या होता है, लार्जेस्ट होता है ह्यूमन ब्रेन सब एनिमल्स में, ठीक है। क्रेनियम या फिर हम जिसे स्कल बोल देते हैं वो उससे प्रोटेक्ट रहती है। मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, जिसे हम मेनिंजिस बोल देते हैं। और अगर उसमें इन्फेक्शन हो गया तो उसे मेनिंजिटिस बोल देते हैं। स्पेस जो होता है मेम्ब्रेन्स के बीच में, ठीक है, उसे सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड बोल देते हैं। ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड सिर्फ ये यहाँ पे ब्रेन में नहीं है, ये यहाँ पे भी है। जो मतलब स्पाइनल कोड है उसके आसपास क्या होता है, थोड़ा सा फ्लूइड होता है जो कि उसे नरिश भी करता है, मतलब एक टाइप से उसे नरिशमेंट देता है और प्रोटेक्शन का भी काम करता है, शॉक वगैरह से बचाता है। अब 3 रीजन्स होते हैं ब्रेन के अंदर, एक होता है फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। हमें इसके बारे में देखना है कि फोर ब्रेन क्या होता है, मिड ब्रेन क्या होता है, हाइंड ब्रेन क्या होता है। तो क्या होता है, फोर ब्रेन होता है, मिड ब्रेन होता है और हाइंड ब्रेन होता है। तो फोर ब्रेन क्या होता है, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। अभी ब्रेन है, ब्रेन ह्यूमन ब्रेन का सबसे मतलब ह्यूमन बीइंग का ब्रेन सबसे बड़ा है सब एनिमल्स में, उसमें भी फोर ब्रेन सबसे बड़ा है, ठीक है। उसके अंदर क्या होता है, 3 पार्ट आता है, सेरिब्रम आता है, हाइपोथैलेमस आता है और थैलेमस आता है। तो फोर ब्रेन की जब हम बात करते हैं तो ये क्या हेल्प करता है, किस चीज़ में हेल्प करता है, ये रिप्रोडक्टिव फंक्शंस में हेल्प करता है, बॉडी टेम्परेचर में हेल्प करता है, इमोशंस, हंगर, स्लीप, इन सब में हेल्प करता है, ठीक है। लार्जेस्ट अमोंग फोर ब्रेन इज सेरिब्रम। सेरिब्रम क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है बड़ा, और सब वर्टिब्रेट में ये बड़ा होता है, ठीक है। और मिड ब्रेन क्या होता है, स्मॉलेस्ट होता है और सेंट्रल पार्ट होता है। हाइंड ब्रेन क्या होता है, लोअर पार्ट ऑफ द ब्रेन होता है, सबसे नीचे होता है। और एक्चुअली ये कहीं ना कहीं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो सेकंड पार्ट आता है क्या आता है, स्पाइनल कोड आता है, स्पाइनल कोड से जुड़ा हुआ होता है। हाइंड ब्रेन क्या होता है, किसका बना होता है, एक सेरिबेलम होता है, एक मेडुला होता है और एक पोन्स होता है, ठीक है। द थ्री रीजन ऑफ हाइंड ब्रेन कोऑर्डिनेट ऑल द प्रोसेस, जो कि सर्वाइवल में ज़रूरी है, जैसे कि ब्रीथिंग हो गई, हार्ट बीट हो गई, स्लीप होगी, वॉकफुलनेस हो गई और लर्निंग की प्रोसेस हो गई। ये सब क्या होता है, यही हेल्पफुल होता है, इसी में हेल्पफुल होता है वो। फिर सेरिब्रम की हम जब बात करते हैं तो सेरिब्रम क्या होता है, जो जिसे हम फोर ब्रेन बोल देते हैं, हम मेनली सीधा फोर ब्रेन पे आता है। तो फोर ब्रेन में क्या करते हैं, हम थिंकिंग में हेल्प करते हैं, लर्निंग, रीजनिंग, इंटेलिजेंस, मेमोरी, इन सब में हेल्पफुल होते हैं। ऑल वॉलंटरी एक्शन ऑफ बॉडी आर कोऑर्डिनेटेड बाय सेरिब्रम। मतलब वॉलंटरी और इनवॉलंटरी के बारे में अगर आपने थोड़ा सा भी सुना है तो आपने ये पता होगा कि जो हमारी हम खुद मन से जो चाहते हैं वो हम कर सकते हैं, वो वॉलंटरी एक्शंस होते हैं। जो हम खुद नहीं, मतलब हम उस चीज़ को रोक नहीं सकते, वो इनवॉलंटरी, मतलब हमारी इच्छा से नहीं हो रहे,
हो तो हमारी भलाई के लिए रहे हैं बट इच्छा से नहीं हो रहे। मिड ब्रेन क्या होता है, मिड ब्रेन क्या करता है, जो रिफ्लेक्स मूवमेंट होते हैं मतलब कि ऑफ द हेड नेक ट्रंक इज रिस्पॉन्सिबल ऑडिटरी स्टिमुलाई जो होती है इस सब में, इस सब को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, जैसे कि आई जो मसल्स होती है या चेंज करना प्यूपिल की आईज़ और उसकी जो शेप होती है, आई लेंस की शेप होती है कि जैसे हमें दूर का देखना है तो आई लेंस क्या करेगी और पास का देखेगी तो क्या होगा, प्यूपिल का साइज़ जो होगा वो इंक्रीज़ होगा डिक्रीज़ होगा, इंक्रीज़ कब होगा डिक्रीज़ कब होगा, ये सब क्या देखते हैं, मिड ब्रेन देखते हैं। हाइंड ब्रेन की बात करते हैं तो जो पोन्स होता है वो रेस्पिरेशन में हेल्प करता है जो कि बहुत ज़रूरी है। सेरिबेलम जो होता है वो क्या करता है, पोस्चर देता है और बैलेंस करता है बॉडी को। ठीक है, और क्या करता है इसके साथ साथ मूवमेंट में भी हेल्प करता है। एक्यूरेट मूवमेंट, एक्यूरेट मूवमेंट मतलब कि इवन मतलब एक पाँव भी आगे रखना है, पेंसिल उठानी है या फिर कैसे साइकिल चलानी है, कैसे नहीं चलानी, कोई स्टंट मारना है, तो ये सब क्या करता है, सेरिबेलम हेल्प करता है। मेडुला क्या करता है, इनवॉलेंट्री एक्शंस। अगेन इनवॉलेंट्री एक्शंस क्या होते हैं, जैसे कि हार्ट बीट हो गई, सॉरी, जैसे कि हार्ट बीट होगी और स्नीजिंग हो गई, किसी चीज़ की सिक्रीशन हो गई जैसे कि सलाइवा की होगी, वॉमिटिंग होगी। देख लिया कि स्पाइनल कोड, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमने ये देख लिया कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, उसमें ब्रेन है, स्पाइनल कोड है। तो अब स्पाइनल कोड के बारे में देखा कि जो कहाँ से मेडुला ओब्लोंगेटा से स्टार्ट होती है, कहाँ तक जाती है, सेकंड लुबनर वर्टिब्रा तक। ठीक है, उसके बाद देखा तो इनर साइड में क्या है, ग्रे मैटर है, वाइट मैटर आउटसाइड है स्पाइनल कोड के, और क्या करती है, जो भी बिलो द नेक जो भी रिफ्लेक्स होती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। कंडक्ट करती है सेंसरी इम्पल्सिस फ्रॉम स्किन एंड मसल्स टू ब्रेन, और कंडक्ट करती है मोटर रिस्पॉन्सेज फ्रॉम ब्रेन टू मसल्स ऑफ द ट्रंक एंड लीव्स। मतलब कि ब्रेन के पास क्या है, मैसेज कन्वे करवाती है कि ये बोल रहा है, ये बोल रहा है, और ब्रेन बोलता है कि इसको ये बोल दो, इसको ये बोल दो, दैट्स इट। उसके बाद हम बढ़ते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को छोड़ के जो भी चीज़ आ रही है वो क्या है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, जिसके अंदर आती है क्रेनियल नर्व, स्पाइनल नर्व्स एंड विसरल नर्व्स। ये अलग अलग ह्यूमन बींग्स में 12 क्रेनियल नर्व्स होती है, 31 क्या होती है, स्पाइनल नर्व्स होती है। तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के बारे में नहीं पता तो बता देती हूँ कि ये कौन सा होता है, वॉलंटरी एक्शंस होती है जिसमें हमारे मर्जी होती है। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम हमें पता है इनवॉलंटरी होती है जिसमें हमारी मर्जी नहीं होती, जैसे हमें छींक आ रही है या फिर हमारे स्टमक में डाइजेशन हो रहा है या ब्लड प्रेशर हमारा हाई हो रहा है या लो हो रहा है, रेस्पिरेशन कैसी हो रही है, हार्ट रेट कैसा हो रहा है, ये सब क्या है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है। अब ये भी दो उसमें है, जैसे कि सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम। तो सिंपल सी बात पे सिंपथेटिक और पैरासिम्पथेटिक होता क्या है, तो अगर हम बात करें कि सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, जब इंटेंस फिजिकल एक्टिविटीज़ करनी हो, है ना, फाइट करनी हो, फ्लाइट करनी हो, तब ये रिस्पॉन्सिबल होता है। पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम में क्या होगा कि जब एग्जैक्ट अपोजिट होता है कि जब हमें रिलैक्स चाहिए, हाई एनर्जी नहीं चाहिए, तो पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम होता है। जैसे कि अगर पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम की बात करें तो प्यूपिल कंस्ट्रिक्ट हो जाएगी, जबकि डायलेशन हो जाएगा प्यूपिल का सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम में। ऐसी हार्ट रेट की बात करें तो हार्ट रेट जो स्लो डाउन हो जाता है पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम में, जबकि सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम में हार्ट रेट बढ़ जाता है एकदम से। तो खुद एग्जांपल ले लो कि अगर हार्ट रेट बढ़ रहा है तो फाइट फ्लाइट फियर किस में होगा, सिंपथेटिक में होगा। तो इस टाइप से याद कर लो कि सिंपथेटिक क्या है, हार्ट रेट बढ़ेगा, फाइट फ्लाइट या फियर हो रहा है। ठीक है, अब पढ़ते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, इनवॉलेंट्री एक्शंस में आता है ये भाई, सिंपल सी बात है, हमें नहीं पता क्या हो रहा है पर हो रहा है हमारे साथ। ठीक है, इन रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल और इंटरनल, इंटरनली भी हो सकता है और एक्सटर्नली भी हो सकता है। इसे क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स आर कभी बता देती हूँ, कुछ नहीं है, पाथ ट्रेवल्ड बाय इम्पल्स ड्यूरिंग रिफ्लेक्स एक्शन इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क। ठीक है, कुछ भी नहीं, बस इतना ही याद रखना। अब देखते हैं होता मतलब कैसे इस रिफ्लेक्स आर्क क्या है, रिप्रेजेंट कैसे करता है। तो क्या होता है, एक स्टिमुलस आया,
एग्जाम्पल तुम्हारी बुक में जो है वो हॉट प्लेट का है, तो हॉट प्लेट का ही देख लेते हैं। हॉट प्लेट टच की है, ठीक है। रिसेप्टर किसके होंगे, सेंस ऑर्गन के होंगे या स्किन के होंगे, थर्मो रिसेप्टर है, ठीक है। थर्मो रिसेप्टर है, हमें पता चल गया थर्मो रिसेप्टर है। तो नर्व्स फाइबर्स किसकी होगी, एफरेंट बोल देते हैं जिसे, ठीक है। अभी सेंसरी नर्व्स किसकी है, एफरेंट बोलते हैं उसे। तो एफरेंट नर्व्स फाइबर्स क्या करेगी, कहाँ जाएगी, एक एक करके क्या होगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंच गई है, स्पाइनल कोर्ड से फिर ब्रेन तक गई, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक आ गए। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने क्या दिया, मैसेज कन्वे किया कि क्या करना है, मसल्स या फिर ग्लैंड्स में सिक्रीशन करना है या कॉन्ट्रैक्शन देना है, वो ये देखेगी। तो क्या करेगी, अब इफरेंट नर्व सेल्स चलेगी, कहाँ से आ रही है ये, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से आ रही है, स्पाइनल कोर्ड से आ रही है, ठीक है। फिर ये क्या करेगी, मसल्स के पास जाएगी और ग्लैंड्स के पास जाएगी और क्या करेगी, ये उन्हें कहेगी क्या करना है, आपको सिक्रीशन करना है या फिर आपको कॉन्ट्रैक्शन करना है। उसके अंदर क्या होता है, उनके अंदर भी इम्पल्स मतलब इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होती है जो कि जनरेट करती है उसको, ठीक है। और उसकी वजह से क्या होगा, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होगी और क्या होगा, रिस्पॉन्स दिया जाएगा कि हमारा हाथ पीछे जाए, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, रिफ्लेक्स आपके टच किया हॉट ऑब्जेक्ट को, ये एग्जाम्पल मैंने बता दिया। स्वेटिंग हो जाती है हॉट टाइम पे, शिवरिंग होती है कोल्ड टाइम पे, ये भी एक टाइप का क्या है, आर्क है। डायलेशन होना, ठीक है, और कॉन्ट्रैक्शन होना, ये भी क्या है, एक रिफ्लेक्स आर्क है, ठीक है। स्मेल योर डिश और क्या होगा, सेल्वेशन हो जाता है एकदम से, मतलब सलाइवा की प्रोडक्शन हो जाती है अपने माउथ में, तो इसको क्या कहते हैं, ये देख ले एक बार। क्या है ये, एफरेंट जा रही है, ठीक है, इफरेंट आएगी और कहाँ पहुँची है ये, स्पाइनल कोर्ड के पास पहुँची है, ठीक है। इफरेंट यहाँ से वापस आ रही है और क्या करेगी, मसल्स के पास जाएगी, मसल्स क्या करेगी, फिर हाथ उठा देंगे, ठीक है। ये चीज़ इसमें बताई गई है। हार्मोन्स के बारे में नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें बताएंगे।